लोकतंत्र में शब्दतंत्र। मैं आर्यावर्त आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में आप सुनेंगे माननीय सांसद श्री आनंद शर्मा जी को। अब प्रस्ताव की बात है, माननीय अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। इस अभिभाषण के अंदर जो हम बड़े दावे करते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा कितना दर्जा है, हमारी आवाज कितनी है, होनी चाहिए इस बड़े देश की, पर कोई भारत की विदेश नीति की चर्चा नहीं है। आप वैश्विक नेता हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पड़ोस तक का जिक्र नहीं है, जहां हम अलग थलग पड़ गए हैं। बेहतर होता ईमानदारी से इस पे चर्चा होती। कोई चर्चा नहीं। महामारी की उपलब्धि तो बता दी, पर प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर वर्कर, जो अचानक लॉकडाउन के बाद लाखों लाखों लोग परेशान हो गए, पैदल चलने पर मजबूर हो गए, रेलगाड़ी चली गई, बसें नहीं चली, सैकड़ों लोग मर गए। वो हृदय विदारक दृश्य, जहां एक अपनी मरी हुई माता का एक छोटा बच्चा कंबल उतारता है रेलवे स्टेशन पे, गाड़ियां कहां की कहां चली गई, कोई जिक्र नहीं उनके बारे में। ये संवेदनहीनता की बात है, और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। कहना चाहिए था कि हमको दर्द है, हमको तकलीफ। मैं आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि अचानक आई महामारी, दुनिया का कोई देश तैयार नहीं था। मैं इस पे ना राजनीति करता हूं, ना इस पे आरोप प्रत्यारोप करता हूं। माननीय प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, यह ना संभव है ना स्वीकार्य है। भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद और संवाद की रही है। सरकार के हर निर्णय और नीति को जनता स्वीकार करे और भारत का विपक्ष अनुमोदन करे, ये ना अनिवार्य है, ना स्वीकार्य है, ना संभव है, ना कभी होगा। अगर हो तो फिर हम प्रजातंत्र नहीं रहेंगे। जनता का हक है कि वो अन्याय और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए। सभापति महोदय, आप सब स्वयं इन विषयों से जुड़े घटनाक्रमों से पूरी तरह वाकिफ हैं। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना शासन की शक्ति से, पुलिस की शक्ति से मैं समझ सकता हूं। ताकत का इस्तेमाल तब होता है, लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है, जब उनसे आग्रह किया जाता है, उनके निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, तब दमन नहीं होता। और जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने उस दिन कहा था, मैं दोहराना नहीं चाहता, बहुत साथियों ने कहा, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि कितने सत्याग्रह हुए किसानों के। माननीय, कुछ लोग कहते हैं वो अलग विषय था। कोई आज हम ये थोड़े कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को नील की खेती करने को कह दिया, पर किसान पे जब अत्याचार होता है, किसान खड़ा होता है, देश खड़ा होता है उसके साथ। ये भूलना नहीं चाहिए। जब अपनी सरकार है आजाद हिंदुस्तान में, इनकी बात को सुनो। भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, हमें गर्व है। कैसे बना? यह संकल्प राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, सरदार पटेल ने किया,
अन्य बड़े नेता हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत लंबी सूची है। ये हमारी पहचान है इस देश की। लोग हमारा सम्मान इसलिए करते हैं, बड़ी फौजी शक्ति नहीं थे 1950 में, हम बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं थे, पर इसलिए भारत का सम्मान था। भारत की सोच समावेशी, सबको अपनाने की, हमारी चिंतन, हमारा दर्शन, जिसका इसमें चर्चा है, दो शब्दों से नहीं, ग्रहण करिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को। आज हमारा बड़ा प्रजातंत्र दुनिया में क्या पहचान बना लिया? वी हैव बिकम द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रथम नंबर है हमारा। किसी और का हो समझ में आता है। माननीय, बेहतर होगा कि सरकार जागे। ये सदन अवसर दे रहा है, संसद का सत्र है स्थिति सुधारने का। एक जिक्र आया इकोनॉमी के बारे में, बजट पे चर्चा होगी, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर यह मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके लिए जो सरकार ने दिया है, जो दावा किया है, वो सही नहीं है। वित्त मंत्री ने तो कह दिया कि 28 लाख, ये सितंबर महीने का बयान है, 28 लाख रुपया स्टिमुलस में दे दिया। वास्तविक क्या है? 28 लाख करोड़। मैं आपको बताता हूं, मेरा कागज रह गया आगे। 28 लाख करोड़, पर वास्तविकता है 28,000 करोड़। वास्तविकता है भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया है, जो लोगों के पास गया, जो लगभग 0.073% भारत की जीडीपी का है। आप तो ऐसा बताते हैं कि आपने वो कर दिया जो दुनिया के दूसरे देशों ने नहीं किया। यूके ने 285 बिलियन पाउंड दिए, लोगों को पैसा दिया, वेज सपोर्ट दिया, वेतन भत्ता दिया, जो वहां की जीडीपी का 13.7% है। जर्मनी ने 130 बिलियन यूरो दिया, 4% जीडीपी का। अमेरिका की तो बात छोड़ दें, जो हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात है, जो अब 2030 तक तो नहीं बनती लगती, क्योंकि 2022 में हम वहां पहुंचेंगे जहां हम 2019 में थे। उन्होंने $5 ट्रिलियन से ऊपर दे दिया। इसलिए मेरा आग्रह सरकार से, वो दावे मत करें जो सही नहीं है। हिंदुस्तान का बजट 30 लाख करोड़ पिछले साल का, और 28 लाख करोड़ वित्त मंत्री कहती है हमने स्टिमुलस में दे दिया। किसको दिया? कहां गया? तो देश कैसे चला? प्रश्न है, आपके माध्यम से सरकार से कर रहा हूं। अन्य, जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, स्थिति नहीं सुधरेगी। ये डिमांड का झगड़ा नहीं है, उत्पादन की बात नहीं है, पर ये कंजम्पशन की बात है। लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी कारोबार जो बनाएंगे, उद्योग जो बनाएगा, उसको खरीदेगा कौन जब पैसा नहीं है। हमारे कई क्षेत्र पूरी तरह टूट गए हैं। सरकार ये कहना बंद करे कि वी शेप रिकवरी है। रिकवरी है, पर के शेप है। कई ऐसे सेक्टर हैं हमारे इकोनॉमी के जो बिल्कुल दबे हुए हैं, उनको समय लगेगा, ये समझना जरूरी है। माननीय, जहां हमने महामारी की बात की, हवाला दिया कुछ साथियों ने, हमने जो रिपोर्ट दी थी स्टैंडिंग कमेटी की, मेरी ऐसी सोच है कि जो परिस्थितियां राष्ट्र के सामने होती हैं, उसको राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाता है, और संसद की समिति जब अपना काम करती है, मैं एक अध्यक्ष के रूप में इसको जानता हूं कि वो दलगत राजनीति से ऊपर सोच और काम से होता है, बाईपार्टीजन सोच होती है। इसलिए ये जरूरी था कहना कि देश की कुछ उपलब्धियां रही हैं, और वो उपलब्धि क्या है? हमारी 120 लेबोरेटरीज थी
1 अप्रैल के दिन आज हमारी 2229 लेबोरेटरीज हो गई। ये देश के लोगों की उपलब्धि है जिसकी हम सराहना करते हैं। इसमें सब लोग शामिल हैं। पूरा देश एक होकर मुकाबला करता है, इसलिए एक व्यक्ति, एक सरकार, एक दल नहीं, ये मैं बात कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप में। चाहे वो आईसीयू के बेड्स बढ़े हैं, 1,75,000 से बढ़ के 15 लाख हो गए। पूरे देश ने, हर राज्य ने अपना अपना काम किया। तो सबकी सराहना करना राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है। अन्य, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां इस सदन के अंदर जय जवान जय किसान की बात की गई, एक माननीय सदस्य ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको दोहराया कि जय विज्ञान भी, बहुत अच्छी बात। वैक्सीन्स आ गई, उपलब्धि है, लोगों को लगे। अभी जो टीकाकरण हो रहा है, मैंने उसको कैलकुलेट किया तो जो 30 करोड़ लोगों को लगाना है, 7 साल लगेंगे, 7। तो सरकार इस पे गौर करे, सिर्फ कह देने से नहीं। फिर जो विज्ञान की बात है, ये विज्ञान आज नहीं आया। ये विज्ञान 1950 से शुरू हो गया था, 1951 से। दशकों लगे हैं ये संस्थाएं बनने में। पहली आईआईटी खड़गपुर में 1951 में बन गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 50 के दशक में बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में बन गया था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 50 के दशक में बन गया था। कौन थे प्रधानमंत्री? नाम अच्छा नहीं लगता और उनकी सोच। विज्ञान की बात होती है, इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। स्पेस रिसर्च सेंटर जो ट्रॉम्बे में कब बना? 1957 में। आर्यभट्ट कब गया? 1975 में। पहला सैटेलाइट, कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? 1974 में पोखरण में। देश में, आजाद देश में निरंतरता होती है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, देश काम करता रहता है, देश की संस्थाएं काम करती रहती हैं। उस उपलब्धियों को पूरे भारत को गर्व है, पर कोई भी उसको कहे कि हमारे से पहले नहीं हुआ। मेरे को हैरत हुई ये सुन के इस सदन के अंदर कि पहले सिर्फ 303 की बंदूक चलती थी, तोप नहीं थी, फला नहीं था। अरे बांग्लादेश को याद करो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर सबसे बड़ी जीत किसी फौज की हुई, हिंदुस्तान की फौज की हुई। 1 लाख पाकिस्तानियों के आत्मसमर्पण किया। आज बात करते हैं, बातें कहने को बहुत है, पर हम ये नहीं इस सदन के अंदर कि हम बड़े हैं और आप बड़े नहीं। आज आपको देश ने जनादेश दिया है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे, आप और तेजी से आगे लेके जाएंगे। उसमें हमारा भी समर्थन रहेगा, हमारा सहयोग भी रहेगा। माननीय, यही वैक्सीन के संबंध में है कि अगर आप देखें, ये वैक्सीन्स, ये भी संस्थाएं 60 के दशक में बनी थी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बना। अब मैं आपको आखिर में, जो मेरे पास समय है, कुछ बात कहना चाहता हूं। ये आप कृषि के कानून क्यों लाए? ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाए? क्या कहता है भारत का संविधान? आर्टिकल 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहां महामारी में, लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस आया। इसको कैसे आप कह सकते हैं संवैधानिक बात हुई है? पार्लियामेंट की जांच परख ना हो, स्टैंडिंग कमेटी में ना जाए, सिलेक्ट कमेटी में ना जाए, किसी से बात नहीं करी, राज्यों से बात नहीं करी, आम सहमति नहीं बनी। अब कहते हैं आंदोलन क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों विरोध करते हैं?
इस सदन ने देखा कैसे पास हुआ। माननीय, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी ये शब्द बोलते हुए, हर नियम का उल्लंघन हुआ है। भारत की संसद के लिए जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर, महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को, और ये होंगे वापिस, ये देश देखेगा। प्लीज, वर्तमान परिस्थिति जो तनाव और टकराव की है, उसकी जिम्मेवार सरकार की हठधर्मी है। कानून परंपराओं और नियमों के सम्मान से रखते हैं। मानिए, जो बना है कानून, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन। संवैधानिक वैधता क्या है? संवैधानिक विषयों पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले सुनाए। ये राज्यों की सूची में है, केंद्र की सूची में कृषि नहीं है, कृषि कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है। ये अभी लंबित हैं पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में। एक चिंता की बात है माननीय सदन सोचे, इसी सदन में आपकी सरकार, सदन के नेता अरुण जेटली जी थे, कानून जानते थे, एक बिल लाए थे जजेस की अपॉइंटमेंट का। उस पर सदन में व्यापक चर्चा हुई थी कि कॉलेजियम से हटकर सरकार के पास आए, वो नहीं बने। पर आज संवैधानिक मामले लंबे समय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय लंबित रखती है, पेंडिंग रखती है। ये चिंता का विषय है। संसद सर्वोच्च है। When constitutional matters demand urgent hearing and decision, long delays and kicking of the bucket down the road by the judiciary creates conflict, creates tension, creates distrust. And I say, appeal from this floor, whatever is constitutional, the constitutionality of the laws, whether the Citizenship Amendment Bill or the farm laws, must be decided immediately. Parliament must take notice of this. मैं आखिर में कहूं कि किसान के, अरे नाराज नहीं, आवाज बुलंद है, किसान के संघर्ष को माननीय सरकार से आग्रह है, बदनाम मत करें। 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्वक था माननीय। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर आया, 3 रूट दिए गए जिस पर चला। पुलिस की एफआईआर कहती है 25-30 ट्रैक्टर, जिसका बाजवा जी ने जिक्र किया, केवल 25-30 ट्रैक्टर वो पहले चले गए। जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं। बदनाम कर दिया पूरे किसान को। हमने भी देखा है। बताएं कि 2 लाख ट्रैक्टर में से कितने ट्रैक्टर गए हैं, कौन लेके गया, किसने रास्ते बताए। ये गलत हुआ है। पूरे किसानों ने निंदा की है, हमने निंदा करी है। नेता प्रतिपक्ष जब बोले, हम सब लोग मिलकर एक आवाज में निंदा करते हैं जो लाल किले पे हुआ। वह तिरंगा हमारा है, पूरे देश का है, किसी को अधिकार नहीं है। आप तिरंगे पर आंच आएगी, पूरा देश एक होके खड़ा होगा। ये राष्ट्रवाद को ये मत बनाएं कि जो आपकी सुर में सुर मिलाता है वो देशभक्त है, और हम सब लोग देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि हम आपको चुनौती देते हैं, आपकी नीतियों का विरोध करते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं माननीय। जैसा मैंने कहा, रिपब्लिक में, गणतंत्र में आंदोलन का अधिकार संविधान ने दिया है। और मैं केवल एक चीज कहूंगा माननीय, संविधान पीठ ने 1973 में एक फैसला किया था हिम्मतलाल शाह के केस में कि आंदोलन में, प्रदर्शन में सरकार ना बाधा डाल सकती है, ना इस अधिकार से वंचित कर सकती है। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। आर्टिकल 13 जो नागरिकों की रक्षा करता है स्टेट एक्शन से, प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। आर्टिकल 21 जो जीवन की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि इन अधिकारों को जस्टिसिएबल बनाया गया ताकि न्यायपालिकाएं निश्चित करें, आश्वस्त करें नागरिकों को कि उनके ये अधिकार महफूज हैं, सुरक्षित हैं। माननीय, एक कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी। उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने 24 अप्रैल 1947 को एक पत्र लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसमें यह लिखा उनके शब्दों में, वी अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मेक दीज राइट्स जस्टिसिएबल। मैंने पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा, समय लगेगा। उसी से आर्टिकल 32 का जन्म हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी विषय पे नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के लिए जाने का अधिकार है। तो ये माननीय वल्लभ भाई पटेल जी को आप मानते हैं, पूरा देश मानता है। बहुत बड़ी सरदार सरोवर में मूर्ति लगाई, कृपा करके उनके आदर्शों का पालन करिए। ये हटा दें वो कटीले तार, वो ट्रेंचेस जो खोदी हैं बंद करिए, बैरियर्स हटाइए। आजाद हिंदुस्तान है, आजाद हिंदुस्तान का अंदाता आया है, उस पर ये जुल्म करना बंद करें, सम्मान करो। मैं अपील कर रहा हूं फिर आपसे, इनके बेटे, इनके भाई शहीद होते हैं। हम उसी इलाके से आते हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस झगड़े को बंद करें, प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। संसद में अगले सत्र में सबसे बातचीत करके लाओ कानून, कमेटी को भेजो, वही अवसर देगा सबसे बात करने का। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ एक चीज कहूंगा माननीय, मेरा आग्रह, प्रधानमंत्री जी जो देश हित में आप करेंगे हम आपका विरोध नहीं करते, प्रजातंत्र में गलत निर्णय को चुनौती जरूर देंगे। बेहतर यह होता है कि जो भी राज्य में हो उसके पास जो भी सुझाव देने वाले हो, क्योंकि सारी बात बतानी चाहिए कि देश की परिस्थितियां ये हैं। तो मैं यही कहूंगा अंत में कि अगर अपने पास सच्ची बात बताने वाले, चाहे वो आलोचक भी हों, निंदक रहे, उनको नजदीक रखिए। अगर उनकी जगह चुगलखोर, चापलूस और चाटुकार ले लेंगे तो वहां बड़ा नुकसान होता है। मैं आग्रह करता हूं, कबीर के दोहे से, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबन निर्मल होए सुहाए। तो कृपा करके बात को सुने, आलोचना को भी सुने, और अगर विरोध है उसको प्रजातांत्रिक तरीके से देखें, जनता की आवाज को सुने। यही मौका है, इस बात को आगे बढ़ने से रोकें। आज जो यहां होता है वो पूरी दुनिया देखती है, जो हमारे पड़ोस के देश में होता है वो भी हम देखते हैं, चाहे वो रूस में हो, चाहे म्यांमार में। हिंदुस्तान की, गांधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए, एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय आनंद जी।